हेलो दोस्तों, जय निधि, जय भी, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो सब्जेक्ट कोड रहेगा। ये बीपीएससी 102 का सब्जेक्ट कोड रहेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये हमारी क्लास रहने वाली है, जिसका सब्जेक्ट कोड का नेम है प्रशासनिक विचारक, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। इसके अंदर आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न कई बार पहले एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं इग्नू के अंदर, और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो पहला प्रश्न है इसके अंदर, वो है कौटिल्य द्वारा प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्कस कौटिल्याज व्यूज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमें क्या समझना है कि कौटिल्य द्वारा प्रशासन के सिद्धांत हैं क्या। कौटिल्य के द्वारा प्रशासन के सिद्धांतों को हमें समझना है। इसके अंदर कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रशासनिक प्रणाली के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, ये जो उत्तर है इसका, राज्य के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत। इन सप्तांग सिद्धांत को लेकर के मैंने प्रॉपर एक क्लास ऑलरेडी पहले भी रजिस्टर बनाई थी। आप हमारी वीडियो के फीड में जाकर के देख लेना। और अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो 7 अंग हैं, राज्य के 7 अंग जो कौटिल्य ने बताए हैं, ये सप्तांग सिद्धांत क्या होते हैं। पहला जो इसमें आता है, पहला इसमें होता है, जो इसका अंग है वो है राजा। किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी रियासत का राजा होता है। दूसरा होता है इसके अंदर अमात्य, जो मंत्री है। तीसरा है जनपद, जो कि भूमि या लोगों से मिलता है। चौथा पॉइंट होता है इसमें दुर्ग या किला। पांचवा होता है इसके अंदर कोष या खजाना। फिर दंड, सेना और मित्र। मित्र में होते हैं पड़ोसी राज्य, है ना। किसी भी राज्य के अंदर अगर राज्य को सुचारू रूप से चलना है तो ये जो 7 अंग हैं राज्य के, सप्तांग सिद्धांत, इसका होना आवश्यक है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कहते हैं अगर ये 7 अंग हैं राज्य के पास में, इसका मतलब वहां का राज्य बहुत अच्छे से चल सकता है। मित्र होना चाहिए पड़ोसी राज्य, और बाकी के ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो होने चाहिए। तो ये पहला हमने प्रश्न समझ लिया है। आगे चलते हैं अब हम। इसमें देखिए जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है इस पहले प्रश्न के अंदर, वो है संगठन की संरचना। उन्होंने कार्यों के आधार पर विभिन्न विभागों, अध्यक्षों और कर्मचारियों के बीच स्पष्ट पदानुक्रम, हायरार्की का समर्थन किया। मतलब जो भी ऑफिसर हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, हायरार्की का सिस्टम होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर है या कौन किसके अंडर काम कर रहा है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है, बता देता हूं। दूसरा पॉइंट आता है वित्तीय प्रशासन का। कौटिल्य के अनुसार कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो जनता पर भारी ना पड़े। राजा को मधुमक्खी की तरह कर वसूलना चाहिए। आय और व्यय का नियमित लेखा जोखा रखने पर जोर दिया गया। मतलब एक तो जो आप खर्च कर रहे हो और जो इनकम हो रही है, उसका क्या करना है, लेखा जोखा अच्छे से रखना है, आय और व्यय का। दूसरा क्या है कि प्रजा के ऊपर इतना ज्यादा अत्यधिक बोझ ना डाला जाए। टैक्स का जो बोझ है वो कम होना चाहिए। इसी के लिए इन्होंने उदाहरण में क्या लिखा, राजा को मधुमक्खी की तरह कर वसूलना है। यानी कि जैसे मधुमक्खी शहद निकालती है ना फूलों से, और फूल जो होते हैं उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है, फूल अस्त व्यस्त नहीं होते, इस तरीके से राजा को टैक्स लेना चाहिए अपनी प्रजा से। अब ये प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपोंडेड बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनके 14 प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे कौटिल्य के 7 सिद्धांत हैं, सप्तांग जिन्हें बोला जाता है, ऐसे ही हेनरी फेयोल के कितने हैं, 14 सिद्धांत हैं। अब इन 14 सिद्धांतों में हम देखते हैं, पहला आता है इसमें कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है अधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद आता है अनुशासन, जो कि है डिसिप्लिन। आगे हम देखते हैं, आगे जो आता है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद में निर्देशन की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हित, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सातवां आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन। आठवां आता है केंद्रीकरण, जो कि है सेंट्रलाइजेशन। नौवां आता है सोपान श्रृंखला, स्कॉलर चेन। इसके बाद में 10वां आता है व्यवस्था, ऑर्डर। 11वां आता है समानता, इक्विटी। और 12वां होता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। 13th आता है इनिशिएटिव, जो कि है पहल। और 14 है सहयोग की भावना, एस्पिरेट दे कॉप्स।
तो ये 14 सिद्धांत जो दिए गए हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी फियोल द्वारा। उन्होंने प्रबंधन के जो प्रबंधन है उसके 14 सिद्धांतों का एक तरीके से बताया है कि क्या 14 सिद्धांत होने चाहिए प्रबंधन के अंदर। किसके द्वारा बताए गए हैं? हेनरी फियोल के द्वारा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। मैक्स वेबर के नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैक्स वेबर के नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है हमें, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। एक मिनट। एग्जामिन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज प्रोपोंडेड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक आदर्श, तर्कसंगत और कुशल प्रशासनिक ढांचा माना। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मैक्स वेबर ने क्या माना कि नौकरशाही जो है वो क्या है? एक आदर्श, तर्कसंगत और कुशल प्रशासनिक ढांचा है ना। इसमें क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। कार्य को विशेष योग्यता के आधार पर बांटा जाता है। जो कार्य जो व्यक्ति कर सकता है, जिसके अंदर वो एबिलिटी है, जो उस पद पर है कि वो उस तरीके के काम कर सकता है, उसी को वो काम सौंपा जाता है। ये किसने कहा? मैक्स वेबर ने। इसके बाद में उन्होंने पदानुक्रम, हायरार्की का चलन करा। स्पष्ट अधिकार और स्तर होते हैं जहां निचले अधिकारी ऊपर वालों के नियंत्रण में रहते हैं। हायरार्की सिस्टम होता है ना, जैसे आपने देखा होगा पुलिस विभाग हो, चाहे आप मान लीजिए प्रशासनिक सेवाएं हो, उसमें क्या होता है? एक हायरार्की होता है। सीनियर के अंडर जूनियर रहते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जूनियर के ऊपर सीनियर है ना। तो वो क्या करते हैं? अधिकारी ऊपर वाले क्या करते हैं? नियंत्रण में रखते हैं जो नीचे के ऑफिसर होते हैं। नियम और प्रक्रियाएं उन्होंने रखी, रूल्स एंड प्रोसीजर। प्रशासनिक कार्य लिखित नियमों और कानूनों के अनुसार होते हैं ताकि एकरूपता बनी रहे। कोई भी प्रशासनिक कार्यों में कोई भी ऐसा वर्बल ओनली डॉक्यूमेंट, वर्बल नहीं बोला जाता। उसके लिए क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट पूरा लगता है। कोई भी प्रशासनिक कार्य करना है तो उसके लिए क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है, ताकि आपने जो बोला वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पर रहे, वो एक प्रूफ के तौर पर रहे। इसमें अगला पॉइंट है अवैयक्तिकता, इम्पर्सोनैलिटी। इम्पर्सोनैलिटी, अवैयक्तिकता। ये क्या है? निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं या पक्षपात को स्थान नहीं दिया जाता। प्रशासनिक सेवाओं में अगर कोई भी निर्णय हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि भाई व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं सोचा जाता या पक्षपात को नहीं देखा जाता। जो रूल एक के लिए है वही सबके लिए है। करियर आधारित, करियर ओरिएंटेशन है ये। करियर ओरिएंटेशन है। अधिकारियों को स्थायी वेतन मिलता है और वे योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत होते हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या है? एक तो स्थायी वेतन मिलता है, हर महीने सैलरी मिलती है, और योग्यता और वो जो वरिष्ठता, कितना उनका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर क्या होता है? वो पदोन्नत होते हैं, यानी कि उनको प्रमोशन मिलता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संचार और प्राधिकार, अथॉरिटी की अवधारणाओं को समझाइए। एनालाइज चेस्टर बर्नार्ड्स व्यूज ऑन कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को एक सहकारी प्रणाली माना। प्राधिकार की स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। बर्नार्ड के अनुसार किसी अधिकारी के आदेश का पालन तभी होता है जब अधीनस्थ सबॉर्डिनेट उस आदेश को स्वीकार करता है। देखिए, कोई भी अधिकारी है, अगर वो कोई भी फैसला ले रहा है तो उस फैसले के अंदर वो कैसे उसको इंप्लीमेंट करवाएगा? उसके जो साथ के सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके साथ के मतलब के उसके विभाग के लोग हैं, वो भी तो उसी कार्य को करने के लिए अग्रसर रहेंगे। तभी तो वो कोई भी काम है वो तभी तो पूरा हो पाएगा, या कोई भी नियम कानून आगे बढ़ पाएगा, या कोई भी कार्य इंप्लीमेंट हो पाएगा। जब उसके सबॉर्डिनेट सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे कार्य होगा? दूसरा क्या है? इसमें संचार है, कम्युनिकेशन है। संचार प्रणाली संगठन की जीवन रेखा है। संगठन में अनौपचारिक, इनफॉर्मल और औपचारिक, फॉर्मल संचार का संतुलन होना चाहिए। संचार चैनल प्रत्यक्ष, स्पष्ट और निरंतर होने चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? एक तरीके से फॉर्मल होना चाहिए, है ना। प्रशासनिक सेवाओं के अंदर संचार का संतुलन होना चाहिए। एक तरीके से जो भी बातचीत हो रही है वो पूर्णतः एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, उसके प्रत्यक्ष होने चाहिए। संचार चैनल क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और निरंतर होने चाहिए, है ना। तभी तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप होता है हर डिपार्टमेंट में। इसके बाद देखिए हम ये प्रश्न पे चलते हैं। हर्ट्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी और अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनरिचमेंट।
फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 2 कारक दिए हैं। अब इन कारकों को हम समझ लेते हैं। पहला जो इसके अंदर कारक है वो है आरोग्य कारक, हाइजीन फैक्टर। ये कारक असंतोष को रोकते हैं लेकिन कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से प्रेरित नहीं करते। उदाहरण, वेतन, कार्य की दशाएं, कंपनी की नीति। ये देखिए, ये जो फैक्टर है इससे क्या होता है, ये कारक असंतोष को रोकता है। जो भी श्रमिक है, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो उनके अंदर असंतोष नहीं होता इस आरोग्य कारक की वजह से, लेकिन कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से प्रेरित भी नहीं करता। जो भी अगर देखिए असंतोष की भावना नहीं आ रही है तो उसके साथ में क्या हो रहा है, उनको प्रेरित भी नहीं कर पा रहा है ये कार्य। उदाहरण, अगर वेतन मिल रहा है तो भाई जो काम कर रहे हैं उसी को तो वेतन मिल रहा है, कार्य की दिशाएं दी जा रही हैं, कंपनी की नीतियां बताई जा रही हैं, तो ये प्रेरित करने के लिए थोड़ी ना है। ये तो बस ये है कि असंतोष नहीं होगा किसी भी कार्य करने वाले को। उसके बाद आता है इसमें प्रेरक कारक, मोटिवेशनल फैक्टर क्या होते हैं। ये कारक वास्तविक रूप से कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं और संतुष्टि बढ़ाते हैं। उदाहरण, उपलब्धि मिलना, मान्यता मिलना, कार्य में उन्नति और जिम्मेदारी का बढ़ना। इससे क्या होगा, ये सारी चीजें अगर होंगी तो इससे क्या होगा, संतुष्टि बढ़ती है और प्रेरित भी होता है व्यक्ति। कार्य संवर्धन, जॉब एनरिचमेंट। हर्सबर्ग ने काम में अधिक चुनौती, जिम्मेदारी और विविधता जोड़कर कार्य संबंधन का सुझाव दिया ताकि कर्मचारी ऊब न जाएं और बेहतर प्रदर्शन करें। तो हर्सबर्ग ने ये सारे फैक्टर दिए हैं, ये सारी चीजें दी हैं ताकि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे किसी भी तरीके से, कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से मतलब प्रेरणा मिले, है ना, और उसकी मतलब के एक्सपेक्टेशन जो है वो उसकी खुल करके सामने आ सकें। हमने ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा और इसके अलावा हम और क्लासेस आपके लिए रेडी करते रहेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे मास्टर जी ड्यू के साथ में। थैंक यू सो मच।